पहले मैं जानना चाहता हूँ कथक का इतिहास। भारत में कथक कहाँ से शुरू होता है? पंडित ईश्वरी प्रसाद जी थे, जिनको ठाकुर जी ने मतलब भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा की कथक का प्रचार करने के लिए। वहां से कथक शुरू हुआ। आपने कहा कि कोठों तक पे भी ये गया। जी जी। वहां पर वो एक्चुअली में कैसे गया? कोठों का नाम आते ही लोग हमेशा लोगों की दृष्टि बदल जाती है, पर वो गलत है। वो कला की पारंगत थी। वो कला में बहुत पारंगत थी और संस्कार में बहुत पारंगत थी। राजा महाराजा इनके बच्चे वहां जाते थे, तालीम प्राप्त करते थे कि कैसे बात करना है, कैसे ओ, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आएगा। इसके लिए कोठों में भेजते थे। अभी जो बॉलीवुड में कथक है वो तो बिल्कुल कथक का स्वरूप नहीं है कि हम कथक का कुछ पार्ट ले लिया और फिल्मी गानों पे कथक कर रहे हैं। इसको तो जो भी शुद्ध कथक आर्टिस्ट है वो इनको कथक नहीं मानता। अपनों का साथ हो तो आप समाज से लड़ सकते हैं। बस गड़बड़ कहाँ पे होती है, जब अपनों का साथ छूटता है। अपने अगर साथ में खड़े हो, अपने दोस्त साथ में खड़े हो, तो आप समाज से लड़ सकते हैं। जो क्लासिकल संगीत है ना, वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। बाकी जो दौर है वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो एक भजन के साथ आए फिर उसके साथ चले गए, पर जो क्लासिकल संगीत है वो अपनी जगह खड़ा रहता है। वो एक जगह खड़ा है, उसका दौर कभी आएगा जाएगा नहीं, वो हमेशा रहेगा। नृत्य हो, संगीत हो और जिसके अंदर वो भगवान ढूंढ ले, तो वो किस लेवल तक चला जाता होगा? मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई भी चीज अगर भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो फिर उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। अपना भारतीय शास्त्रीय संगीत, गायन वादन और नृत्य, इन तीनों विधाओं को समाज में पूर्ण रूप से विकसित करना पड़ेगा। नमस्ते आशीष जी। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत आपका विलासिन वॉइस पे। धन्यवाद जी, आपने मुझे याद किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए। बहुत सारी बातें ऑफ कोर्स आपसे करनी है, डांस को लेकर के, कथक को लेकर के, क्लासिकल डांस जो फॉर्म्स हैं उसको लेकर के रादर आए मुझसे। तो हम शुरू करते हैं क्योंकि आप एक कथक डांसर हैं। कथक के अंदर आपने बहुत महारत हासिल करी है। आपने इवन बिरजू महाराज से भी सीखा है और उन्होंने भी आपको कोरियोग्राफ किया है। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जी। परफॉर्म किया है। आपकी जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई थी, पर हम आपकी जर्नी पर आए इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कथक का इतिहास। भारत में कथक कहाँ से शुरू होता है? भारत में जो कथक का इतिहास है वो मंदिरों से शुरू हुआ है। और हम बिरजू महाराज जी की जो परंपरा रही है और जो हम लोग किताबों में कथक की प्राचीन परंपरा जो पढ़ते आए हैं और जो आज पढ़ रहे हैं उसमें पंडित ईश्वरी प्रसाद जी थे, जिनको ठाकुर जी ने मतलब भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा की कथक का प्रचार करने के लिए। वहां से कथक शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे कथक का स्वरूप बदलता गया। जैसे मंदिरों पे आया, फिर मंदिरों से वो कोठों पे गया, उसके बाद फिर राज दरबारों में आया, फिर आज मंचों तक पहुंचा है कथक। अच्छा, आपने कहा कि मंदिरों से शुरू होता है कथक, तो इसका एक चीज मैंने, क्योंकि मैं जब थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था अपने एंड पे, तो मैंने ऐसा पाया कि आज से 150 साल पहले लगभग अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि किसी भी तरीके का कोई नृत्य जो है वो मंदिरों में नहीं होगा। तो जी। आप कहते हैं मंदिरों से शुरुआत हुई थी, तो उनका क्या पूरी तरीके से भारतीय सभ्यता को कहीं ना कहीं तो खत्म करना, दबाना, शायद यही रीजन था कि उन्होंने मंदिरों के अंदर कथक को उन्होंने बंद कर, किसी भी तरीके का रादर डांस फॉर्म बंद करवाया था? बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजों का जब शासन था, अंग्रेजों का जब अधिकार था, तो वो यही कोशिश करते थे कि जो भी हमारी भारतीय चीजें हैं वो खत्म कर दी जाए। पर चूंकि आप जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष भारतीय परंपरा के साथ साथ भगवान पे भी विश्वास रखता है, तो कहीं ना कहीं भगवान ने ही उनको रास्ता दिखाया और इस परंपरा को गुप्त रूप से अलग अलग जगहों पे बचाया गया। जैसे राजाओं के दरबारों में बचाया गया, वो वहीं पे रहते थे और राजाओं ने उन्हें संरक्षित किया। इससे जो है कि हमारा जो मंदिरों का जो नृत्य है वो आज भी बचा हुआ है। उसका यही कारण है। आपने कहा कि कोठों तक पे भी ये गया, जी जी। तो वहां पर जाने का क्या रीजन था और वहां पर वो एक्चुअली में कैसे गया? जीविकोपार्जन, क्योंकि उस समय कोठों पे जो हमारी जो तवायफें जो थी, वो लोग सबसे पहली बात तो वो शारीरिक कोई धंधा नहीं करती थी। वो किसी एक अच्छा। व्यक्ति के साथ जी, किसी एक व्यक्ति के साथ रहती थी और उन्हीं के लिए अपना जो है गायन करती थी। तो वहां पे गुरुओं का इज्जत बहुत करती थी, वो उनके अंदर संस्कार बहुत थे।
कोठो का नाम आते ही हमेशा लोग की दृष्टि बदल जाती है, पर वो गलत है। वो कला की पारंगत थी। वो कला में बहुत पारंगत थी और संस्कार में बहुत पारंगत थी। राजा महाराजा इनके बच्चे वहां जाते थे, तालीम प्राप्त करते थे कि कैसे बात करना है, कैसे ओ, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आएगा, इसके लिए कोठों में भेजते थे, क्योंकि वो बहुत संस्कारी थी और बहुत अदब था उनके में। और गुरुओं का आज जो हमारी जो कला बची है, कहीं ना कहीं उसमें उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। उन लोगों ने बहुत सहयोग किया है और बहुत सुरक्षित और बहुत आध्यात्मिक और बहुत सुंदर तरीके से उन लोगों ने गुरुओं से सीखा और उसको आगे बढ़ाया। वहीं से हमारे डांस में और सौंदर्यता निखार के आई है। आकर्षण बहुत बढ़ा है। कोठों से हमारे डांस को बहुत वो मिला, खुशबू मिली, वहां से एक अलग सा उसमें सुंदरता सजावट आई। बहुत स्ट्रेंज चीज है मेरे लिए ये जान पाना कि राजा के बच्चे कोठों पे जाते थे और तवायफों से शिक्षा लेते थे। शिक्षा भी किस तरीके की, जो कि आप उठे बैठे कैसे बात कैसे करें, ये बड़ा स्ट्रेंज है मेरे लिए ऑनेस्टली। मतलब क्योंकि जिस पिक्चर के अंदर, जिस पेंट के अंदर हमने तवायफों को मूवीज में देखा है, वो बहुत ही डिफरेंट है। वहां पर तो हाँ, उनको एक एकदम अलग ही लहजे में मूवीज दिखाया में तो जाता है। मूवीज में बहुत अलग दिखाते हैं, पर वो लोग घर से निकलती भी तो बहुत सरीके से, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से घर से निकलती हैं। वो लोग आज भी कुछ जगहों पे है, पर उन लोग की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के लोग हमेशा अच्छी चीजों को जल्दी नहीं देखते, वो बुरी चीजों को ही देखते हैं। पर चूंकि मैं डांसर हूँ और मेरा शुरू से स्वभाव रहा है, मैं चीजों को पढ़ता हूँ, सुनते आया हूँ अपने बुजुर्गों से, लोगों से, तो मुझे यही लगता है कि वो लोग बहुत हमारे नृत्य के उनके बहुत योगदान है। नृत्य के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत योगदान है। मैं और जानना चाहूंगा इसके बारे में, प्लीज आप थोड़ा सा और शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत, एक तो स्ट्रेंज है और बहुत डिफरेंट है मेरे लिए भी। आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए भी बहुत डिफरेंट होगा ये जानना कि किस तरीके से कोई इंसान तवायफों से इतना कुछ सीख रहा है। जहां पर आप डांस की बात करते हैं, कथक की बात करते हैं, वहां पर कितना इनका योगदान रहता है। आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट। वो आध्यात्मिक भी थी। वो आध्यात्मिकता को बहुत संजो के रखा था उन लोगों ने। वो लोग काम तो जरूर करते थे तवायफ का, पर वो संगीत को, नृत्य को बहुत ही आध्यात्मिकता से अपने अंदर उसको उतारते थे। उन लोगों ने आध्यात्मिकता को कभी नहीं छोड़ा। और देखिए क्या होता है कि हर जगह पे कुछ थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, कुछ थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, कुछ समय के अनुसार कुछ असंस्कारी, कुछ ऐसे हो गया होगा, कुछ आए होंगे जिनकी वजह से उनका नाम बदनाम हुआ, पर ऐसा नहीं था। वो उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छा दिया है समाज को। उसको हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और आज के समय में तो ना के बराबर है, अगर वो होंगी भी तो वो छुप चुकी होंगी, क्योंकि समाज स्वीकार नहीं करता है। समाज की सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है ना, वो चीजों को स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए वो लोग अभी अभी भी होंगी, पर वो लोग कहीं ना कहीं गुप्त रूप से होंगे। बहुत ही स्ट्रेंज है, बट खैर मैं आपकी जर्नी पे आना चाहूंगा कि आपके जीवन में कथक किस तरीके से आया। मेरे जीवन में कथक आया कि मैं बचपन से जब मैं होश संभाला तब से मैं मुझे नृत्य बहुत आकर्षित करता था। क्योंकि मैं काशी वाराणसी से हूँ, तो यहाँ मंदिरों में आए दिन कोई ना कोई नृत्य संगीत के उत्सव होते थे। तो मैं जाया करता था वहाँ, देखा करता था। तो मैं घर आके फिर वैसे ही करने की कोशिश करता था। फिर मैंने एक दिन दादी से पूछा, तो दादी ने बताया मुझे कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो 12 दिन जब बरही का उत्सव होता है, तो उस पर एक बहुत बड़ा संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें गायन वादन और नृत्य का आयोजन में बनारस के बड़े बड़े कलाकार, बागेश्वरी देवी जी, सुनील सिंह जी, सरला नारायण सिंह जी, इन्होंने सुनील सिंह जी ने गायन किया। बागेश्वरी देवी जी बहुत अच्छी ठुमरी गायिका है, उन्होंने ठुमरी गायन किया, होली गायन किया। सरला नारायण जी बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना है, उन्होंने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। और उन्होंने एक होली नृत्य किया जिसमें उन्होंने मुझे गोद में लिया था। तो दादी का कहना था कि शायद उसी का अंश है जो तुमको नृत्य इतना आकर्षित करता है। तो मेरी बचपन की जर्नी यहीं से शुरू हुई। और फिर बचपन में दादी के साथ मैं जाया करता था गाँव में, तो वहाँ बहुत बड़ा शिवरात्रि का महोत्सव होता था। तो वहाँ पे दादी की एक बहन थी, वो बहुत अच्छा लोक गायन करती थी। तो लोक गायन में वो बहुत सारे ऐसे गाने थे जो लोक नृत्य उस पे किया करते थे, तो मैं उसमें लोक नृत्य किया करता था।
तो वहाँ से शरीर में मेरे लोच आया और फिर मैं बिल्कुल अपना डांस में रमने लगा। तो फिर थोड़ा बड़ा हुआ, तो फिर कथक सीखना शुरू किया फिर मैंने। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शागिर्द श्रीमती संगीता सिन्हा जी, मैंने उनके पास फिर कथक क्लास ज्वाइन किया और फिर नृत्य सीखना शुरू किया। नाइस। आपकी छोटेपन में जो आपने स्टोरी सुनाई, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर तो ऑफ कोर्स इस तरीके का गायन वादन नहीं देखने को मिलता, वो भी 12 दिन तक। बहुत अच्छी मुझे लगी ये चीज आपकी जान करके। क्योंकि जब हम नृत्य की बात करते हैं तो बॉलीवुड में जिस तरीके का नृत्य होता है उसको तो हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, लाइक करते हैं, इवन सीटियां भी मारी जाती हैं, और हर तरीके से इंसान उसको देखना और करना भी चाहता है। पर जैसे हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं, वहां पर किस तरीके का लोगों का आपके प्रति या ओवरऑल डांस के प्रति आप देखते हैं रुझान है? लोगों का रुझान तो बहुत हो रहा है, क्योंकि बिरजू महाराज जी ने फ़िल्मों में भी बहुत कोरियोग्राफ़ी की। देवदास ले लीजिए, बाजीराव मस्तानी ले लीजिए, और कमल हासन जी की एक मूवी आई थी, उसमें भी उन्होंने विश्वरूपम। तो महाराज जी की वजह से थोड़ा-सा बॉलीवुड में कथक बदला, लेकिन अभी जो बॉलीवुड में कथक है, वो तो बिल्कुल कथक का स्वरूप नहीं है कि हम कथक का कुछ पार्ट ले लिया और फ़िल्मी गानों पे कथक कर रहे हैं। इसको तो जो भी शुद्ध कथक आर्टिस्ट है, वो इनको कथक नहीं मानता। इसके लिए कहीं न कहीं सभी लोग ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले तो अपने जो अभिभावक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी सही चीज़ की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिकल संगीत जो है, अभी तो उस पे रिसर्च भी हो रहा है, और लखनऊ में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पे अभी संगीत के माध्यम से रोगों को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, मेंटल हेल्थ वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो वो क्लासिकल संगीत से ही हो सकता है, ना कि वो फ़िल्मी संगीत से हो सकता है। फ़िल्मी संगीत ठीक है, समय के अनुसार बदलाव ज़रूरी है, थोड़ा आदमी सुन लिया फ़िल्मी संगीत, पर अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जिगर जीवन में आपको स्ट्रगल करना है, अगर उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, तो आपको क्लासिकल संगीत, नृत्य में जाना ही पड़ेगा। और शुरुआत में थोड़ा था जब मैंने डांस शुरू किया, चूँकि राजपूत फैमिली से थे, तो थोड़ा-सा लोग गुस्सा होते थे कि अरे क्या नाच, गाना, बजाना करते हो? पर समय के अनुसार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे अभी तो मुझे लगता है समाज में काफ़ी अच्छा इसका स्कोप है और काफ़ी अच्छा इसका चलन है, लोग इसको स्वीकार भी कर रहे हैं, लड़कियाँ भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। पर पुराने समय में लड़कियों को करना बहुत मुश्किल होता था। पर पुराने समय में भी सितारा देवी जैसी कलाकार, दमयंती जोशी जी, रोहिणी भाटे जी, बहुत सारे ऐसे गुरुजन थे जिन्होंने कि ये आक्रमण वाला वो लिया और बोला नहीं मैं कथक सीखूँगी, और उन लोगों ने समाज से लड़ाई ली और कथक को बहुत ऊँचाई तक पहुँचाया। वही कारण है जो इनके लड़ाई करने की वजह से हम लोग बहुत आसानी से कथक को आत्मसात कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप कथक कर रहे हैं, आपने बताया आप राजपूत फैमिली से हैं, शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध भी हुआ विद इन द फैमिली कि आप ये डांस वांस क्या कर रहे हो? तो चैलेंजेस जो थे, क्या ये फैमिली से ही सिर्फ आ रहे थे या समाज की तरफ से भी कुछ अलग था नज़रिया देखने का? क्योंकि बनारस के अंदर तो आई एम श्योर क्या कहते हैं, क्लासिकल डांस की जब हम बात करते हैं, इवन लखनऊ घराने के अंदर भी है। पर जब जैसे ही आप थोड़ा-सा अपना होराइज़न वाइड करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको कहीं न कहीं समाज अलग तरीके से दिखने लगता है। तो क्या कि आपको समाज की तरफ से भी क्या कोई चैलेंजेस आ रहे थे? समाज की तरफ से तो चैलेंजेस आ ही रहे थे, लेकिन परिवार साथ था, तो हम लड़ सके समाज से। क्योंकि परिवार में भी कुछ लोगों में था ऐसा, लेकिन अपने मम्मी-पापा और दादी का विशेष सपोर्ट था, जिसके कारण से हम समाज से भी लड़ लिए। क्योंकि अगर अपनों का साथ हो, तो आप समाज से लड़ सकते हैं। बस गड़बड़ कहाँ पे होती है? जब अपनों का साथ छूटता है। अपने अगर साथ में खड़े हों, अपने दोस्त साथ में खड़े हों, तो आप समाज से लड़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली के अंदर, क्योंकि अगर आज की डेट के अंदर अगर आपका बेटा या बेटी अगर बॉलीवुड के जो गाने हैं उनके ऊपर ठुमके लगाते हैं, और वो जो आर्टिस्ट हैं, वो जो हीरो हीरोइन है, उनको देख करके उनकी मिमिक्री करते हैं, उनको पूरी तरीके से कॉपी करते हैं, तो इवन घर वाले भी उस चीज को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं। पर जैसे हम क्लासिकल की तरफ जाते हैं,
वहां पर देखा गया है कि पेरेंट्स भी इवन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। आपकी फैमिली से आपको इस लेवल का सपोर्ट मिला, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही, मैं कहूंगा, उम्दा है, ये बहुत अच्छी बात है ये। और बहुत कम फैमिलीज में ये देखने को मिलता है। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हैं कि बहुत कम फैमिली में मिलता है, पर आजकल मुझे लगता है मिल रहा है, चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, तो लोग आजकल सोच रहे हैं कि बच्चों को कुछ-कुछ चीज़ें सिखाई जाए। तो लोग क्लासिकल की तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पता है कि जो बॉलीवुड संगीत है या जो भी ये वेस्टर्न है, पाश्चात्य है, ये कुछ दिन का है। जैसे कुछ दौर कुछ दिन का आता है, पर जो क्लासिकल संगीत है ना, वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। बाकी जो दौर है वो आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो एक भजन के साथ आए, फिर उसके साथ चले गए। पर जो क्लासिकल संगीत है, वो अपनी जगह खड़ा रहता है। वो एक जगह खड़ा है। उसका दौर कभी आएगा जाएगा नहीं, वो हमेशा रहेगा। तो इसलिए क्लासिकल संगीत के लिए क्या है कि उन लोगों को पता है कि ये स्थायी है। इसमें अगर आप करते हैं तो बहुत ऊँचाई तक जाएँगे और एक नाम भी रोशन करेंगे और एक काम भी कर सकते हैं। तो लोगों का अब रुझान बढ़ रहा है धीरे-धीरे। पर हाँ, बहुत जगहों पे अभी भी थोड़ा मतभेद है कि नहीं भेजते क्लासिकल संगीत में। पर कुछ जगहों पे अभी बहुत अच्छे, जैसे कोलकाता में और बॉम्बे में, दिल्ली में, तो बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा। जी। जब हम कथक की बात करते हैं, क्योंकि क्लासिकल की जैसे ही बात आती है, वैसे ही हम कहीं ना कहीं उसको स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं। और आई नो कि आप भी कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। जब आप डांस करते हैं, तो आपने आपके अंदर किस तरीके की भावना आती है, किस तरीके की उमंगे जो होती हैं, वो आप फील कर रहे होते हैं? समर्पण। मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई भी चीज़ अगर भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो फिर उसके बाद वो सारी ज़िम्मेदारी उनकी हो जाती है। क्योंकि हम मंच पे जाने के बाद भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच लेते हैं, अरे हम कर रहे हैं, तो वहीं से चीज़ें डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, तो आपको समर्पण की भावना के साथ अपनी नृत्य की प्रस्तुतियाँ देनी होंगी। उससे क्या है कि आपके नृत्य में, आपके जीवन में बहुत बहुत अच्छे तरीके के उपलब्धियाँ आएँगी आपके पास। जो कि और दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे आजकल बहुत सारा लोग बोलते हैं ऐसे मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक अवसाद हो रहा है। तो अगर आप आध्यात्मिकता के साथ अपनी आप नृत्य प्रस्तुतियों में अगर आप रहते हैं, अपनी कला में आप जीते हैं, तो आपके अंदर कभी मानसिक अवसाद नहीं होगा या आपको किसी तरीके की कोई भी मानसिक प्रताड़ना नहीं हो सकती, क्योंकि आप भगवान को समर्पित हो जाओगे और आप ये जानते हो कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो ये भाव होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, पर ऐसा अब कम देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये मंची प्रोग्राम हो गया है। हम जो भी आर्टिस्ट हैं मंचों पर जाते हैं, तो अपना ये होता है कि हमें और प्रोग्राम मिले, ठीक है, लेकिन ये एक जो आध्यात्मिकता का जो दौर रहा है, वो मुझे बहुत कम दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो अभी भी वैसे ही करते हैं अपनी प्रस्तुतियाँ, भगवान को समर्पित। महाराज जी थे, महाराज जी तो अब हमारे बीच शरीर स्वरूप में नहीं है, पर ऐसे तो जब भी हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, तो वो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। मतलब मैं लिटरली इसके अंदर भाव विभोर भी हो रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से एक इंसान जब कोई भी अम, नृत्य हो, संगीत हो, और जिसके अंदर वो भगवान ढूंढ ले, तो वो किस लेवल तक चला जाता होगा। वो लेवल कई बार बताया नहीं जा सकता, पर वो फ़ील होता है कई बार। आप प्रस्तुतिकरण के दौरान या रियाज़ के दौरान कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो लगता है मुझे कि ये तो हो नहीं सकता। पर आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत रहने पे वो कब भगवान कब क्या करा ले आपसे, आप नहीं समझ सकते। ये भगवान ही समझता है, लेकिन उसके लिए समर्पण चाहिए। कई बार हमसे भी नहीं हो पाता, पर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इस भाव को पुष्ट रखें, ठाकुर जी के चरणों में अपने जितनी भी हमारी कलाएँ हैं, जो भी हमारा गुण अवगुण जो भी है, वो हम ठाकुर जी के समक्ष जाके उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे गुण अवगुण हैं, उसको अब आप ही सँभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सँभाल सकता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता होना डांस में, संगीत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो लेवल आपके संगीत को जिस लेवल तक ले जाएगा, वो अन्य चीज़ नहीं ले जा सकता। इंडीड, बिल्कुल वास्तव में ऐसी ही बात है। जैसे हम कथक के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कथक जो है शब्द, वो कथाकार से आया है। और कथाकार जो है वो बेसिकली कथाओं के माध्यम
नृत्य के माध्यम से जो कथाएं कही जाती थी, उसको हमने कथक का नाम दिया। तो किस जी। तरीके की कथाएं कही जाती थी और क्यों कही जाती थी? और डांस के जैसे माध्यम से आप कैसे एग्जैक्टली समझेंगे, ये भी एक मैं जानना चाहूंगा। वो राधा कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं होती थी, उसी के माध्यम से वो नृत्य करते थे। और अभी क्या है कि वो बहुत काफी पुरानी समय की बात है। उसके बाद धीरे 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 कथक का एक अलग अलग उसमें उसको विभाजित किया गया, जैसे कि ठा ठामक टुकड़े, फिर ठुमरी हो गया, फिर भजन हो गया। जैसे कोई भी मीरा जी का कोई बद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, इस तरीके से अलग अलग ठुमरियां भजन को कलेक्ट किया गया। और उस पे फिर एक एक थोड़ी देर की प्रस्तुति को प्रस्तुत किया जाने लगा उस समय के बाद से। क्योंकि मैंने भी कभी वो सुना है, किताबों में पढ़ा है कि कथा कहे सो कथक कहावे, अर्थात जो कथा कहता है वो कथक है। तो कथा के माध्यम से वो करते थे और फिर कथा करते थे। तो मैंने भी बहुत देखा नहीं है, पर मैंने जो सुना और जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, तो मुझे यही लगता है कि वो पूरी एक कथानक होती थी, जिसके बीच-बीच में वो लोग करते, जैसे आज वृंदावन में रासलीला होती है, तो वहाँ भी ऐसे करते हैं, जैसे कृष्ण राधा की रासलीला का वो गुणगान करते हैं, फिर उसमें वो दिग 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 थई, ताथई ताथई, थेई तत थो, इस बोलो को उसमें पिरो देते हैं, या तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थई, तिगदा दिग दिग थई, तिगदा दिग दिग थई, तिगदा दिग दिग थई। इसी तरीके से वो एक समय था, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, और मैंने देखा भी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ सुना ही है। तो इस तरीके से हमारा जो कथक का स्वरूप है वहां से शुरू हुआ, और फिर धीरे 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 वो अपने और अन्य रूपों में प्रचलित होता गया और फैलता गया। कितना समय लगता है एक्चुअली में कथक सीखने में? और मैं कहूँगा, देखिए पंडित बिरजू महाराज तो मुझे नहीं पता, पर कि एक अच्छे लेवल तक पहुँचने में जहाँ पर आप प्रस्तुति कर पाएँ। मैं कहूँ तो पूरा गुडनेस! जीवन लग जाता है। हाँ, और जहाँ तक कोर्स तो 8 साल 10 साल का कोर्स है, पर उसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा। मतलब हम जो भी गायन वादन संगीत, इसमें जो नृत्य है, वादन है, चाहे बांसुरी वादन हो, तबला वादन हो, सितार हो, गिटार हो, जो भी कुछ हो, उसके लिए हमें समय देना होता है, पूर्ण रूप से, मतलब सब कुछ छोड़ के। तो फिर हम एक दूर तक ले जा सकते हैं संगीत को। क्योंकि पूरा जीवन तो लग ही जाता है, क्योंकि हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। हर दिन लगता है कि हमें ये चीज़ भी करना है, हमारी इस चीज़ में कमी है, हमारी इस चीज़ में कमी है। बिरजू महाराज जी भी बोलते थे कि मैं अपने घर का एक बड़ा बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। तो अगर महाराज जी अगर ये बात कहते थे, तो हम लोग तो उनके चरण की धूल भी नहीं है। क्योंकि बिरजू महाराज दूसरा बिरजू महाराज नहीं हो सकता कोई, क्योंकि वो बिरले थे, वो वन पीस मैन थे। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता वो। क्योंकि उन्होंने जो कथक के लिए किया है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। उन्होंने कथक को जिस मुकाम तक पहुँचाया है, जिस जगह तक पहुँचाया है, अभी बहुत मुश्किल है। और डांस को बहुत खूबसूरत बनाया है महाराज जी ने, बहुत खूबसूरत बनाया है। उन्होंने भी बहुत सुंदर-सुंदर प्रयोग किए हैं क्लासिकल की मर्यादा को रखते हुए। पर अभी क्या है, अभी बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, पर उसमें क्लासिकल की जो खुशबू है, वो नहीं दिखाई देती, ना ही वो खुशबू दिखती है, वो मतलब वो खुशबू नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी ने कथक के लिए जो योगदान दिया है, वो अन्य कोई व्यक्ति उतने उस लेवल तक कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत योगदान कर रहे हैं, पर महाराज जी का योगदान अतुलनीय है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कोई भी इंसान को कथक सीखना है, आप लगभग आई थिंक 22-23 वर्षों से कथक सीख रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी, तो जी। आपने कहा पूरा जीवन भी वैसे तो काम है, पर कब सीखना शुरू करें? राइट एज क्या है? अगर सीखना शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करें? जगह कौन-सी सही है? इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि 4-5 साल, 6 साल की उम्र सबसे अच्छी उम्र होती है। उस समय बच्चे बहुत बहुत कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन एक उनके अंदर संस्कार डेवलप होता है। वो क्लास में जाते हैं, वहाँ 4 बच्चे और आते हैं, और फिर वो सीखते हैं कथक। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स होता है, अरे 1 साल से ले जा रहे, बच्चे कुछ सीख नहीं रहे। नहीं, शुरू-शुरू में बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं। शुरू-शुरू में क्या होता है, बच्चे के अंदर एक संस्कार डेवलप होता है।
उसके बाद जब बच्चा 10 साल बाद जब वो बच्चा करता है, मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। पेरेंट्स आते थे बच्चों को लेके यार पर आज वो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कथक में। मतलब लगता है कथक उनके लिए ही कथक बना है। तो मुझे लगता है पेशेंस के साथ 4-5 साल की उम्र में और अच्छे गुरु के पास सिखाना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अभी लोग बोलते हैं समय का ऐसा वो चल रहा है, दौर चल रहा है तो काम करना ज़रूरी है। पर आप ये देखिए कि आप जिनके पास भेज रहे हैं, उन्होंने किनसे सीखा हुआ है, उन्होंने कितना समय दिया है, उन्होंने क्या कार्य किया है, वो कैसा सिखाते हैं, ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, जिससे उनका बच्चा सही हाथ में जाए और फिर वो सही तालीम प्राप्त करे संगीत में, नृत्य में। ये सबसे ज़रूरी है। तो कहाँ से सीखना शुरू करें? क्योंकि जैसे आप हैं, आप एक शहर के अंदर स्टेशनड हैं, आप या और भी अच्छे जो मास्टर्स हैं वो भी एक एक शहर में ही स्टेशनड है, तो वो जो वहां के बच्चे हैं उनको तो वो लाभ मिल जाएगा, बट जो बच्चे जिनके शहरों के अंदर अकेडमीज नहीं है पर उनको इच्छा है, क्या ऑनलाइन के माध्यम से सीखा जा सकता है? नहीं सीखा जा सकता? ऑनलाइन के माध्यम से आप सीख रहे हैं तो किस तरीके की, क्योंकि फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक जी। एक भाव भंगिमा, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को जब तक एक मास्टर अपने सामने नहीं देखेगा तब तक तो सही कर भी नहीं पाएंगे आप। तो जी। कहाँ से सीखें, कैसे सीखें? ऑनलाइन भी अच्छा सीखा जा सकता है, पर अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं और वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो उनको अपने स्कूल से संपर्क करके वर्कशॉप के माध्यम से वो अपने स्कूल में संपर्क करें कि आप जो है वर्कशॉप के माध्यम से बाहर से गुरुओं को बुलाइए और यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिलाइए। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद धीरे-धीरे ये जब ये सब सारी चीज़ें शुरू होंगी ना, तो उससे क्या होगा कि न बच्चों के अंदर अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी। फिर वहाँ पे भी स्कूलों के माध्यम से पर वहाँ के लोग जब अवेयर होंगे, तो फिर हो सकता है वहाँ कोई अच्छा डांसर आके वहाँ काम शुरू करे। क्योंकि देखिए अगर आदमी काम करेगा तो पैसा ज़रूरी है क्योंकि जीवन यापन के लिए थोड़ी तो लक्ष्मी चाहिए। तो हर व्यक्ति चाहता है मैं अगर नए जगह पे भी काम करूँ तो थोड़ा तो मुझे मतलब मेरी रहने-खाने की और आने-जाने की व्यवस्था हो सके। जैसे मैं करता हूँ। मैं बड़े शहरों में काम नहीं करता, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता क्योंकि वहाँ काम करने वाले बहुत लोग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन जगहों पे काम करूँ जहाँ कथक का कुछ नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति दिल्ली, बॉम्बे काम करेगा तो वहाँ काम कौन करेगा? तो मैंने ये शुरू किया है काफ़ी 3-4 सालों से मैं कर भी रहा हूँ, जहाँ तक मुझसे हो सकता है क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का या लोगों का सहयोग ना हो, साथ ना हो, तो आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते। पर मैं कोशिश करता हूँ और मुझे अगर मिले तो मैं इस क्षेत्र में और अच्छा कर सकता हूँ और लोगों को जोड़ सकता हूँ। क्योंकि लोगों को जोड़ के और अच्छा काम हो सकता है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से ऐसे कलाकार हैं, जिनका नाम नहीं है, काम भी नहीं है उनके पास, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास काम बढ़ेगा ऐसे शहरों में, तो मैं उन लोगों को लेके भी काम करूँगा। ऐसा मैंने सोच रखा है। तो ऑनलाइन अच्छा है, ऑनलाइन बुरा नहीं है। अगर आदमी चाहे तो ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा सीख सकता है। उसके अलावा ऑफ़लाइन भी व्यवस्था कर ले और ऑनलाइन भी। हम जब क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे घरानों की बात करते हैं कि वाराणसी घराना, लखनऊ घराना, कलकत्ता घराना, एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है? थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर पाए तो। जो हमारा जो विशेष रूप से जो कथक की शुरुआत हुई है, वो हंडिया से ही शुरू हुई है। जो कि पंडित बिरजू महाराज जी का पुराना घर हुआ करता था वहाँ पे। वहाँ पे उनके पूर्वज रहा करते थे और कथक का प्रचार करते थे। वहीं से कथक शुरू हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि एक ही गुरु से सीख-सीख के जिन-जिन लोगों ने जहाँ-जहाँ अपना स्थान बनाया, तो उस हिसाब से वो एक-एक एक घराना हो गया। जैसे जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, सब घराने एक ही हैं। सबकी जो एक शुरुआत है वो एक ही है। पर वो अलग-अलग जगहों पे जाके अपने घरानों की, अपने जगहों की विशेषता लेते हुए उसको एक अलग नाम दिया, तो वो जयपुर, बनारस, लखनऊ, रायगढ़ इन घरानों के रूप में प्रफुल्लित हुआ। तो क्या और उसकी ये विशेषता हर घर, हाँ, उनकी विशेषता हाँ भी है मैं उनकी स्वभाव का विशेषता जैसे जानना बनारस चाहूंगा। जी, जैसे बनारस घराना है तो तेजी, तैयारी और अलग-सा उनका अंदाज़, अलग-सा मूवमेंट्स। लखनऊ घराना है तो लखनऊ घराने में जैसे तहज़ीब होती थी, अंदाज़ होता था, अदा होती थी। तो जिस जगह का जो स्वभाव रहा है, जैसे जयपुर है, राजाओं का शहर था, तो वहाँ का सम बिल्कुल राजाओं की तरह, बिल्कुल एकदम जोश की तरह, एकदम चक्कर लगा के धाड़-धाड़ एकदम तेज़ी तैयारी के साथ सम पर आते हैं। तो घराना बनने से डांसरों को भी बहुत फ़ायदा है।
क्योंकि हर तरीके का खुशबू मिलती है। जैसे जयपुर देख लीजिए अलग है, बनारस देख लीजिए अलग है, रायगढ़ अलग है, इधर बनारस, लखनऊ, जयपुर सब तो अलग अलग खुशबू है, तो अच्छा है। डांसर्स को हर तरीके का स्वभाव भी पता चल रहा है और नेचर भी पता चल रहा है और वहाँ के अलग बंदिशें, अलग स्वरूप भी पता चल रहा है। तो डांसर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। कितने घराने बने तो उनकी उनके स्वरूप भी अलग अलग वो अपने डांस में समाहित कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये तो, मतलब क्योंकि आप कथक ही सीख रहे हैं पर अलग अलग स्वभाव के साथ में। सो अगर मान के चलिए किसी का स्वभाव जन्म से ही अगर स्टॉर्म में है, तो वो जी शायद लखनऊ घराने की तरफ जी आकर्षित ज्यादा होगा बजाय बिल्कुल जयपुर बिल्कुल। घराने के। पर किसी का अगर थोड़ा सा भी अगर उसका नेचर उग्र है, तो वो प्रेफर करेगा कि मैं राजाओं की तरह एकदम डांस करूं। डांस तो सेम है, बिल्कुल। पर स्वभाव थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हाँ, उग्र नहीं मतलब वीर रस, मतलब थोड़ा सा। हाँ, मतलब वीर रस, एग्जैक्टली सही कह जी रहे जी हैं आप। जी। मतलब मेरे पास शब्द कम है ऑफकोर्स। अच्छा, आपने 20-25 साल पहले जब शुरुआत करी थी, तब से जी, अगर मैं बात करूं तो आज क्या डिफरेंस आया है कथक के पूरे क्षेत्र में? कथक के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है और कथक में प्रयोग बहुत सारे हो रहे हैं। पर मुझे ऐसा जो कम लगता है, कथक का जो पुराना स्वरूप है वो कहीं ना कहीं लोगों से दूर होता जा रहा है। क्योंकि अभी क्या है, इंस्टाग्राम पे अभी आप मैं शुद्ध कथक का कोई एक बोल डालूं तो वो रील वायरल नहीं होगी, लेकिन अगर वो कोई फिल्मी गाने पे कथक का कोई डाल दे तो खूब वायरल हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मीडिया में जो है कि शुद्ध कथक का प्रचार, मुझे ऐसा लगता है कथक तो हो रहा है, ऐसा नहीं, काम बहुत हो रहा है, शुद्ध कथक के काम बहुत कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में महाराज जी के शागिर्द हैं और भी गुरुओं के शागिर्द हैं, वो लोग खूब काम कर रहे हैं। पर वही है कि वो लोग थोड़ा अपने काम पे बहुत ध्यान देते हैं। वो लोग ये इंस्टाग्राम, फेसबुक उतना यूज नहीं करते, क्योंकि आप सोचिए तो अगर एक कलाकार है और वो रियाज करे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये चलाए, तो चलो थोड़ा समय निकाल के चला भी लेते, लोग बोलते नहीं रोज एक रील डालो, नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चों को सिखाना भी है, खुद का रियाज भी करना है, मनन भी करना है, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी थे और विद्यार्थी ही रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विद्यार्थी रहने में ही फायदा है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख पाते हो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आ जाता है कि मैं गुरु हो गया हूँ, तो आप सीखने, अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सीखना खत्म तो जीतना खत्म। तो मुझे ऐसा लगता है सीखने की प्रवृत्ति जो है जीवन में कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रवृत्ति के साथ जो है कि अक्सर वर्कशॉप्स लगती रहती है कथक गुरुओं की, तो मैं उसमें जाता रहता हूँ। क्योंकि ऐसा बहुत सारे गुरुजन हैं नासिक में, गुरु दीदी हैं, विद्यारी देश पांडे दीदी, तो क्या वो भी, उन्होंने भी यही बात कही कि गुरु की दृष्टि पड़ती रहनी चाहिए। भले आप गुरु के सामने जाके आप सिर्फ एक्सरसाइज करो, ता थे तक, आ थे तक, तत्कार करो, कुछ भी करो, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़नी बहुत जरूरी है। तो बदलाव तो बहुत हुए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे बदलाव भी हुए हैं, कुछ बुरे बदलाव भी हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे बदलाव को हमें आत्मसात करना है और बुरे बदलाव को छोड़ देना है। क्योंकि कथक की जो प्राचीन परंपरा रही है, मंदिरों की जो परंपरा रही है, उसको वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो देख के मन बहुत व्यथित होता है। उसके लिए हमें अपना भारतीय शास्त्रीय संगीत, गायन वादन और नृत्य, इन तीनों विधाओं को समाज में पूर्ण रूप से विकसित करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सरकार के साथ-साथ लोगों का भी सहयोग चाहिए। और एक चीज़ और है, जो ये धारणा बनी हुई है बड़ा कलाकार, छोटा कलाकार, तो इस धारणा को खत्म करना चाहिए। क्योंकि कलाकार सिर्फ़ कलाकार होता है, ना ही वो बड़ा होता है, ना ही वो छोटा होता है। क्योंकि समान मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है हर कलाकार मेहनत करता है, हर व्यक्ति अपना नाम चाहता है, पर किन्हीं कारणों से किसी का नाम नहीं हो पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कलाकार नहीं है। और महिला कलाकार का सबसे बड़ा योगदान है और मुझे ऐसा लगता है कि महिला कलाकारों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं है सरकार का ध्यान। बहुत सारे ऐसी महिला कलाकार हैं जिन्होंने समाज को बहुत अच्छी और सुरक्षित चीज़ें दी हैं, अपनी परंपरा को सिखाया है, कन्याओं को, हमारी माताओं, बहनों को अच्छी शिक्षा प्रदान की है। संगीत से ना सोच भी बदलता है, इसलिए भी संगीत ज़रूरी है। क्योंकि संगीत से आप कुछ गंदा नहीं सोच सकते। जो आजकल समाज में जो गंदगी फैल रही है, अगर आप सही में अगर संगीत के आप साधक होंगे, साधक नहीं भी हैं आप, थोड़ा भी क्लासिकल संगीत अगर आप सुनते हैं, तो आप अभद्र कृत्य कभी जीवन में नहीं करेंगे।
क्योंकि हमारे संगीत में इतनी तो पावर है, जो आपको गलत नहीं करने देगा। मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम से तो आपको दूर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मैंने एक महाराज जी से बात करी, महाराज जी ने हमें बताया कि हम ईश्वर की भक्ति के अंदर ऑफ कोर्स लीन रहते हैं, पर अगर हम ईश्वर के ही नाम का प्रचार अगर आप देखें तो आज की डेट के अंदर युवा पीढ़ी या ज़्यादातर लोग अगर आप देखें तो कहाँ हैं? वो सोशल मीडिया पर हैं। तो अगर मुझे गंदगी साफ करनी है या मुझे ईश्वर के नाम का प्रचार करना है तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? मुझे भी उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाकर के उसका प्रचार करना पड़ेगा, वहाँ की गंदगी साफ करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें चाहे या क्लासिकल डांस की बात करें, आई थिंक आपको बिल्कुल भी इंस्टाग्राम से दूर नहीं रहना चाहिए। कोशिश करिए एटलीस्ट 1 रील अगर 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में ज़रूर डालें, सो दैट आप एटलीस्ट लोगों तक पहुँचे, आपकी रीच वाइडर हो क्योंकि मैं खुद चाहूँगा कि क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जब क्लासिकल की बात करते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं मेंटल आपका जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उसको दूर करने में आई एम श्योर हेल्प करता है। जी, बिल्कुल। और हम सबको ना एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। जैसे हर चीज़ का होता है ना कि लोग हड़ताल पे बैठ जाते हैं। तो हम लोग को हड़ताल पे नहीं बैठना है, पर एक मुहिम शुरू करनी होगी जिससे क्या है कि लोगों के अंदर ये चीज़ आए। क्योंकि कई बार क्या होता है सामने से जो लोग दिखते हैं, ऐसा नहीं होता कि वही सिर्फ़ अभी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैक स्टेज हैं। मतलब वो काम कर रहे हैं, पर वो सामने नहीं हैं। तो कई बार लोगों को मिल के उनको सामने लाना पड़ेगा। और मैं इंस्टाग्राम से बिल्कुल दूर नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, चूँकि मैं वृंदावन, बनारस और मेरा जो जर्नी भी होता है वो आध्यात्मिक ही होता है। तो मैं जब भी आध्यात्मिक धरती पे पहुँचता हूँ तो मैं कोई न कोई वीडियो ज़रूर बनाता हूँ और वो भी पूर्ण रूप से वो भगवान को समर्पित ही होता है, क्योंकि हमारी कला भगवान को समर्पित है। तो मैं रील बनाता हूँ, उसको बिल्कुल डालता हूँ मैं। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं मेरी जो सोच है मैं वो लोगों तक ला सकूँ। क्योंकि जब तक मैं अपनी सोच लोगों तक नहीं लाऊँगा वो लोग समझेंगे कैसे इस बात को। पर कोशिश तो पूरी है, पर उसमें सभी का सहयोग चाहिए। अच्छा जब आप नृत्य करते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से नृत्य कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था पर मैं थोड़ा-सा और इसको गहराई में जाकर के जानना चाहूँगा आपसे कि संगीत के माध्यम से हम जानते हैं कि जब आप वो एक तरीके का मेडिटेशन, एक तरीके का ध्यान है। आई एम श्योर इवन नृत्य भी एक तरीके का ध्यान ही है क्योंकि आप अपने हर एक छोटे-छोटे एक्सप्रेशन को, अपने एक-एक जी। मूवमेंट को आप बहुत ध्यान से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि संगीत के अंदर आप एकदम जब बहुत डीप चले जाते हैं, तो गहरे चले जाते हैं, तो आपको एक्चुअली के अंदर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है या आप अपने ध्यान की चरम सीमा पे पहुँच जाते हैं जिसको हम समाधि भी कहते हैं। क्या डांस में भी ऐसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल होता है और उसके लिए आपको बहुत प्रयत्न के साथ-साथ आपको ना बाकी सांसारिक चीज़ों से भी थोड़ा दूर होना पड़ता है। जैसे एक स्वभाव है चूँकि हम लोग का कि क्लास भी लेना है, फिर उधर भी जाना है, शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है। तो आपको तो होगा, आभास तो होगा आपको, पर उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। आपको कहीं न कहीं एक एकाग्र जगह आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि महाराज जी की बात अलग है, वो संसार में रह के भी उन्होंने ध्यान, योग साध लिया। पर अभी के जो विद्यार्थी हैं या अभी के जो कलाकार हैं, उनको एक एकाग्रता चाहिए ही चाहिए। अगर वो एकाग्रता लेंगे तो ये संभव हो सकता है क्योंकि हमारा जो नृत्य है, संगीत है तो साक्षात योग है। इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उसके लिए हमें प्रयत्न बहुत करना पड़ेगा, एक लंबे समय तक। अच्छा आप क्योंकि टीचर भी हैं, तो आपकी अप्रोच क्या रहती है एज़ अ टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स? अपने जो विद्यार्थी हैं, उनके प्रति आप किस तरीके का अप्रोच रखते हैं? मैं यही अप्रोच रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो इस विधा को आगे तक ले जाएँ और पूरी तन्मयता के साथ इसे सीखें, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है पेशेंस लेवल बहुत कम होता है बच्चों में आजकल। तो पेशेंस को अगर बढ़ाना है तो उन्हें मुझे ही समझाना पड़ेगा कि कई बार पेरेंट्स क्या होता है बोलते हैं कि अरे सर अभी बच्चे 1 महीने 2 महीने से आ रहे हैं, बच्चों ने कुछ सीखा नहीं, बच्चों ने कुछ सीखा नहीं। पर ऐसा नहीं होता ना, 1-2 महीने में क्या सीखेंगे? मुझे 25 साल हो गए, लगता है अभी भी और सीखना है मुझे। तो सबसे पहले जो उनका पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए उनको बीच-बीच में मैं उनको समझाता रहता हूँ। कि आप जो है कि अभी सीखो, अभी आप इसको ऐसे करना है, आप इन महाराज जी का डांस देखो, आप पढ़ाई करो, आप और भी कुछ चीज़ें थोड़ा-सा आप आध्यात्मिक भी हो, थोड़ा मंदिर जाओ, थोड़ा-सा कुछ 1-2 पाठ कर लो। उससे क्या होगा कि थोड़ा-सा आपका जब
ईश्वर के प्रति रुझान होगा ना, तो आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा और आपके अंदर धैर्यता आएगी और तो मजबूती भी आएगी। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को यही समझाता हूँ कि आप धैर्यता के साथ बच्चों को ले आइए, आप घबराइए नहीं। आपके बच्चे को अगर डांसर बनना है तो डांसर बनेगा। और अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो उसको पढ़ाई में भी रखिए। पूरी तरीके से डांस में डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है डांस में। आज के समय में बहुत स्ट्रगल है। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है, तो पढ़ाई के साथ वो डांस को, गायन, वादन, नृत्य, जो भी उसको जिस भी कला में वो जाना चाहता है, उस कला को वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ करे, ना कि पढ़ाई को छोड़ के सिर्फ कला में रहे। आपने स्ट्रगल की बात करी, मैं समझ नहीं पाया स्ट्रगल किस तरीके का है डांस के अंदर? डांस के अंदर बहुत तरीके का स्ट्रगल है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं ऐसा बहुत बड़े फैमिली से नहीं था, तो पैसे की आवश्यकता तो पड़ती है। मतलब आप अगर फैमिली से रिच हो तो आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। आप अगर थोड़ा-सा आपके पास लक्ष्मी की अ, वो है, कृपा है। मतलब उपलब्धता, कृपा है, उपलब्धता है, ओके। तो आप आर्टिस्ट बन जाते हो, वरना थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट नहीं बन पाते, बनते हैं, पर स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाता है। और स्ट्रगल, ये एक और भी चीज है कि गुरु शिष्य का एक जो रिश्ता है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। गुरु और शिष्य का जो आपस का जो संबंध है, जो संपर्क है, वो बिल्कुल निस्वार्थ होना चाहिए। दोनों का एक दूसरे में फेथ होना चाहिए। अगर शिष्य आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, तो गुरु को भी शिष्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ना कि ऐसा हो जाए कि तीसरा कोई व्यक्ति कोई बात आके बोले गुरु से कि आपका शिष्य तो ऐसे कह रहा है, तो आप उस बात को मान के अपने शिष्य के प्रति जो है दुर्व्यवहार करें। तो मुझे एक ये चीज़ भी लगती है। बाकी और संगीत में हम कहते तो ज़रूर है कि हम हमें आपस में बहुत प्रेम है, पर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने ही शहर में बहुत सालों बाद परफॉर्म करते हैं। अब मैं खुल के ही बोल देता हूँ, जैसे बनारस में अभी एक फेस्टिवल है जो कि काफी सालों से चला आ रहा है, पर मैं यहीं का हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ, मैंने यहीं सीखा, यहीं अपनी सारी चीजें की, पर मैंने आज तक उस मंदिर में 30 वर्ष हो गए मैंने हाजिरी नहीं लगाई। इस साल मुझे उस मंदिर में अपनी नृत्य प्रस्तुति देने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो संगीत के लोग हैं, अगर उनके मन में अगर मेरे प्रति प्रेम होता, तो मैं उस मंच पर अपनी प्रस्तुति जरूर दे रहा होता। तो मुझे पहले ऐसा से लगता यूं है ही। कि जी, मतलब कि जो कहने का नहीं है, जो संगीत में कहते हैं हम लोग आपस में बहुत एक ही संगीत के, हम एक ही घर के हैं। अगर हम ये कहते हैं तो ये हमको मानना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी जो कमी है, वो ये है। और कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत का खाता है। सबसे पहली बात मुझे ये सोचनी पड़ेगी, संगीत का अगर बहुत प्रचार करना है, संगीत को आगे तक ले जाना है, तो अपने अंदर मात्सर्य, मतलब अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा, हम आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ कुछ आर्टिस्ट देखिए, मेरी एक मित्र हैं जो बहुत अच्छी ज्योतिषाचार्य हैं, संगीता गौड़ जी। वो हमेशा कहती हैं कि अपने जैसा एक बनाओ तो जीवन जीने का मजा है। अपने मतलब सामने वाले को अपने जैसा न बनने दो, उसको गिरा दो, इसमें जीवन जीने का मजा नहीं है। मजा जीवन जीने का कैसे है कि जैसे मैं हूँ आशीष सिंह, तो मेरे जैसा ही एक खड़ा हो, तो जीवन जीने का मजा है कि हाँ, जीवन में मैंने कुछ किया। यही कोशिश मैं करता हूँ कि बच्चों को सिखाने के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, जहाँ बच्चों को कुछ चीजें नहीं मिल पा रही पहाड़ों पे, उत्तराखंड में, या जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मैं वहां जाके बच्चों को ट्रेनिंग इसलिए देता हूँ कि वहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका टैलेंट खत्म नहीं होना चाहिए। उनका टैलेंट आगे बढ़े, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। और इसके साथ-साथ जो भी चीज़ें हैं, उसको सब में बाँटना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और ये पता नहीं है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल आपसे बात ना कर पाएँ। ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो साँसें हैं, ये गिन के मिली हुई हैं। ये कब तक है, मुझे, आपको, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए जब तक ज़िंदगी मिली है, हर दिन आनंद से उसको उत्साहित होके खूब आनंद से उल्लास के साथ उसको जीजिए। उसको जितना जीवन का आनंद लेंगे उल्लास के साथ, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि कल का पता नहीं है, तो आज उसको बाँट दीजिए।
तो मुझे ऐसा संगीत में लगता है कि जो छुपाने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उसको अगर आगे किया जाए तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा, हमारा संगीत भी बहुत आगे जाएगा। बहुत बड़ी बात कही है कि आपने कि आपकी जो मित्र हैं, जो दशाचार्य हैं, उन्होंने बताया कि आप जब अपने जैसा एक इंसान खड़ा कर देते हैं, आपने बोला कि मैं जब अपने जैसा एक और नृत्य में खड़ा कर दूं, मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, आप अपने पास में कुछ होल्ड नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमेशा मेरा चेला ही रहे और मेरे से कम रहे। चेला तो रहेगा पर वो कम रहे, वो नहीं है, वो मेरे बराबर हो जाए, मतलब मैं मेरे पास, इसका मतलब है जितना है उसके पास में भी उतना ही हो जाए। जी, आई जी। थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। एंड और आई डोंट थिंक सो कि आज के जीवन के अंदर लोग इस तरीके से एक्चुअली में सोचते हैं। अगर सोचते होते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप बनारस घराने से हैं, 30 साल से सीख रहे हैं, वहीं के हैं, उसके बावजूद आज 30 साल के बाद आपको वहां पे परफॉर्म करने के लिए अवसर मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का एक सूचक भी है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आज भी एक डर की भावना, इनसिक्योरिटी, वो आज भी है कहीं ना कहीं। सिर्फ मैं एक ही नाम ले सकता हूँ, पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज जी, जिन्होंने बहुत लोगों को बहुत अच्छा सिखाया है। और आज भी वो लोग अच्छे एज में हैं। मैं उन लोग का नाम भी लेना चाहूंगा, चाहे वो बनारस में संगीता सिन्हा जी हैं, पंडित बिरजू महाराज जी की शागिर्द। इलाहाबाद में उर्मिला शर्मा जी हैं। दुर्गा आर्या दीदी हैं जो कि जर्मनी में हैं। काजल शर्मा दीदी हैं जो आगरे की रही हैं और इस समय वो विदेश में हैं। किरण चौहान जी हैं। महाराज जी की बहुत ऐसे अनगिनत शागिर्द हैं जो अलग अलग जगहों पे रह के कथक के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो महाराज जी के अलावा मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखता जिन्होंने इतना सिखाया कि वो आज इस उम्र में भी 60-65, मतलब एक उम्र में भी वो लोग कथक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है महाराज जी की सोच सबको रखनी पड़ेगी, तो हम कथक के लिए कुछ कर सकते हैं। वो ठीक है, कई बार शिष्यों की गलती होती है, लेकिन हर बार शिष्यों की गलती होती है ऐसा नहीं होता। आप गुरु हैं तो आपको भी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी कि आपका शिष्य अगर कार्य कर रहा है तो आप उसको प्रोत्साहित करिए, न कि हतोत्साहित करिए। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो बच्चों के माध्यम से पता चलता है तो दुख होता है मुझे। मुझे ये बात कहना बहुत अच्छा कि हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत कह रहे हैं, नहीं, मैं दुख के साथ ये बात कहता हूँ। क्योंकि देखिए क्या है कि बच्चा सिर्फ बच्चा होता है, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ का बच्चा सबके लिए अच्छा होता है। तो ये बात गुरुओं को भी माननी पड़ेगी कि आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो अपनी माँ का बहुत अच्छा बच्चा है। आप अगर उसको कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ कर भी सकता है। आजकल तो बहुत मानसिक अवसाद तो बहुत होता है ना, तो आपको संभल के बोलना पड़ेगा बच्चों को। और समय का बदलाव है, बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप उनको प्रेम से समझाइए, ना कि उनको डांट के या उनको टोंट मार के या उनको गंदे शब्दों के साथ बोलिए। ठीक है, आप अच्छे बड़े पद पर बैठी हैं या बैठे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जो आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप सही शिक्षा के साथ साथ सही संस्कार भी दीजिए ना। सिर्फ उनको टोंट मारना, सिर्फ गोली मारना ये ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अ, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो अगर भगवान की कृपा हो गई तो आपका टोंट, आपकी बातें, आपका आपके द्वारा किया गया उनके लिए कोई कृत्य कुछ काम नहीं आता। क्योंकि भगवान का जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो जीवन में आदमी कुछ भी कर सकता है। भगवान राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बना देते हैं। तो मुझे तो बहुत विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। बहुत ऐसा बहुत बड़ा डांसर तो नहीं हूँ, बस एक छोटा-सा विद्यार्थी हूँ, जो भी थोड़ा बहुत अपने गुरुओं से जो सीखा है मैंने, वो मैं बाँटने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ मुझे जितना सीखने को मिले। मुझे जीवन में सबसे अच्छा सीखना लगता है। मैं इसलिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत खर्च हो जाते हैं, खर्च की वज़ह से नहीं जा पाता हूँ वर्कशॉप्स वग़ैरह में। पर लेकिन मेरी जिज्ञासा बहुत होती है, इच्छा बहुत होती है कि मैं वर्कशॉप्स में जाऊँ और फिर कुछ और अच्छा सीखूँ।
ईश्वर ऑफ कोर्स आपको तरक्की भी दे और आप बहुत आगे भी बढ़े, क्योंकि आपने कहा ना कि जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है। तो अभी हम कहते हैं जहां पे भी हैं, पर ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये जो सृष्टि है ना, ये एवर रिवॉल्विंग है, हर वक्त चेंज हो रही है, हर वक्त इसमें बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव जी। अच्छे के लिए ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो आपको हो सकता है आज बुरा लग रहा हो, आपके हिसाब से ना हो, पर आई एम श्योर जी। वो बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो क्योंकि सतयुग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो द्वापर, त्रेता, फिर त्रेता से आगे बढ़ते हैं द्वापर, द्वापर से कलयुग, पर कलयुग के बाद फिर से सतयुग ही आता है। तो हमें पता है कि वो निरंतर जो चल रहा है साइकिल का पहिया ना, वो हाँ, चलता पृथ्वी रहेगा, गोल है। और कहीं ना कहीं पृथ्वी गोल इंडीड है, सबका समय आता है। सबका समय आता है। सो आगे जानना चाहूंगा मैं, फाइनल क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपसे मेरा, कि अब यहाँ से कहाँ जर्नी, कहाँ देखते हैं आप आगे अपने आपको आने वाले समय के अंदर, तो कथक के साथ में फॉर श्योर। मैं कथक के अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप विदेश के लिए क्यों नहीं अप्रोच करते, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे भारत में ही बहुत ऐसी जगह हैं जो खूबसूरत भी है और वहाँ कथक का कुछ प्रचार नहीं है। तो मेरी जो एक जिज्ञासा है, मेरी यही जिज्ञासा है कि मैं उन जगहों पे काम करूँ जहाँ पे एक नेचर भी हो और मैं वहाँ पे विद्यार्थी भी बहुत हों और एक अच्छा-सा कथक के लिए वहाँ एक हम स्कूल डाल सकें या वहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें संगीत के लिए, नृत्य के लिए, गायन के लिए। तो मेरी एक बहुत इच्छा है और मैं अब यही सोचता हूँ कि मेरी जो आगे की जर्नी होगी, एक तो वो मंदिरों से ज़रूर होगी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं वृंदावन में भी रहता हूँ, तो मीराबाई जी के मंदिर में अपना रियाज़ करता हूँ और बनारस आता हूँ, तो बिस्मिल्लाह खां साहब जिस मंदिर प्रांगण के बाहर के हिस्से में वो रियाज़ करते थे। बालाजी घाट पे बालाजी वेंकटेश बालाजी के मंदिर में और मंगला गौरी माता मंदिर के बीच के मध्य में एक छोटी-सी कुटिया है, उसमें वो रियाज़ करते थे। तो चूँकि मुझे मंदिर के अंदर प्रवेश है, तो मैं मंदिर के अंदर रियाज़ करता हूँ। तो मेरी जो एक कथक को लेके जो आगे जाने की जो प्रक्रिया है, मंदिरों में वापस लेके जाने की प्रक्रिया है और उन जगहों पे देश के जहाँ पे कथक ना के बराबर है, वहाँ मैं कथक के लिए काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक एक बहुत छोटी सी चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, ऑफ कोर्स लास्ट, जब भी आप अपने गुरुओं का नाम ले रहे थे, मैं देख रहा था आप हर बार अपने कान को टच कर रहे थे। ये क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या पूरा लॉजिक है? क्योंकि गुरु का नाम नहीं लेते, तो गुरु का नाम नहीं लेते इसलिए अगर हम नाम लेते भी हैं तो कान पे हाथ रखते हैं कि आप मुझे क्षमा करिएगा मैंने आपका नाम लिया। तो इसलिए कान पे ओह, हाथ रख के उनका हम नाम लेते हैं। नाम नहीं, क्योंकि नाम नहीं लेंगे तो जानेगा कौन? क्योंकि मैं आज एग्जैक्टली। जहाँ भी हूँ, जिस स्थान पे भी हूँ, तो वो उन लोग की कृपा है। चाहे वो संगीता सिन्हा जी हों, चाहे वो डॉक्टर विधि नागर जी हों, प्रोफ़ेसर रंजना श्रीवास्तव जी हों, सरला नारायण सिंह जी हों, इन सभी लोगों का मेरे जीवन में एक अलग स्थान है। समय-समय पे इन सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिस कारण से मैं आज इतना जो भी थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ और जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ, मैं बहुत नहीं कर पा रहा, लेकिन जो भी कर पा रहा हूँ, कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूँ, अपने इस कथक जो हमारी विधा है, इसको आगे तक ले जा सकूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारे से जुड़े, बहुत सारी आपने ऑफ कोर्स बातें करी कथक के बारे के अंदर, कहाँ से शुरू होकर के कहाँ आप आगे इसको देखते हैं। आई एम श्योर आप इसको जरूर आगे लेकर जा पाएंगे। थैंक यू सो आपको भी मच, बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात रखी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी संगीत से जुड़ें और संगीत सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है, राधे-राधे, नमस्कार।